ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडेय। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के संग के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना के जंग में पूरा देश एकजुट होकर इस महामारी का मुकाबला कर रहा है और ऐसे में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कोरोना से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएं। कोरोना के इस दौर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम खुद सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, मास्क पहनिए और अपनी मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करिए। श्रोताओं, आज के इस कोविड-19 पर विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जीबी पंत अस्पताल नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskEIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर संजय, आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार। मुझे आवाज थोड़ी धीमी सुनाई दे रही है। जी डॉक्टर संजय, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और चिकित्सा के क्षेत्र में आपका एक लंबा अनुभव रहा है। और अगर हम इस समय देश की स्थिति की बात करें तो इस समय 52,952 लोग इस समय कोरोना से संक्रमित हैं और अच्छी बात यह है कि 15,286 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है और देश में स्वस्थ होने की दर 28.83% है और पिछले 7 दिनों से 180 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। आप इस पूरी स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? अगर हम भारत की स्थिति का मूल्यांकन पूरे विश्व से करते हैं जी, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उभर के सामने आ रही है कि हमारे देश में कोरोना का प्रसार धीमा हो रहा है और मृत्यु दर काफी कम है। कुछ 1-2 शहरों में मृत्यु दर थोड़ी ज्यादा है, जैसे मुंबई में और अहमदाबाद में, पूना में। बट अगर आप ओवरऑल देखें पूरे कंट्री का, अगर आप एक मैपिंग करते हैं जी, तो मृत्यु दर काफी कम है। जैसे अगर आप केरला का एग्जांपल लें तो केरला में करीब 500 केसेज हैं, बट मोर्टेलिटी मेरे ख्याल से 1 है या कोई भी नहीं है। उसी तरह आप दिल्ली में देख लें, दिल्ली में 5,000 के आसपास केसेज हैं, बट मोर्टेलिटी अराउंड 64-65 है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि केसेज तो हुए हैं। अब हमारे यहाँ 50,000 के आसपास केसेज हुए हैं, बट अगर हम यूएस से कंपैरिजन करते हैं या यूरोपियन कंट्री से करते हैं या चाइना से करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन और मोर्टेलिटी काफी कम है और यह सबसे राहत देने वाली बात है। ये दिखाती है कि अगर कोरोना का संक्रमण हो भी जाता है तो उसमें पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने डॉक्टर से मिलें, पास के जो भी अस्पताल है वहां मिलें और मिल के अपनी जांच कराएं और जांच कराने पे अगर कोरोना आता भी है तो इसमें कोई पैनिक और बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है या आपको पहले से हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है और बाकी जैसा आपके चिकित्सक सलाह दे वैसा आप करें, यही हमारी सलाह है। डॉक्टर साहब, अभी आपने डायबिटिक, हाइपरटेंशन और हृदय की बीमारी से संबंधित लोगों की बात की, तो उन्हें वो क्या विशेष सावधानी रखें आम लोगों के अलावा? जो विशेष सावधानी उन्हें यह रखनी है कि अगर वो कोई दवा ले रहे हैं डायबिटीज के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए या कोई कैंसर की दवा है या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट है, तो उनको लेते रहें और जो उसके सावधानियां हैं जैसा डॉक्टर ने उनको बताया है उसका पूरी तरह से पालन करें और यही आपसे उम्मीद है कि आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें और जैसा आपके डॉक्टर कहें उसी के अनुसार चलें। जी, और डॉक्टर संजय, इस समय कोरोना की इस जंग में हमारे सामने ऐसे मरीजों की संख्या
बढ़ती जा रही है, जिनमें कोरोना एसिम्प्टोमेटिक है यानी संक्रमण है लेकिन लक्षण नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में जब हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ जो व्यक्ति है वो संक्रमित है या नहीं है, लक्षण नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपके पास बैठा हुआ व्यक्ति संक्रमित भी है जी, तो सरकार ने जैसा बार बार कहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, आप मास्क का प्रयोग करिए, आप बार बार साफ सफाई का ध्यान रखें, हाथ को धोएं, अगर सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से हाथ धोएं। तो अगर आप साफ सफाई रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, तो अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित मरीज भी है और उसमें कोई सिम्टम नहीं है तो उससे उसके प्रसार की संभावनाएं काफी कम हो जाती है। जी। और इस समय कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी काफी बातें चल रही हैं डॉक्टर संजय। इस समय देश की 6 दवा कंपनियां और 4 सरकारी संस्थान, जिनमें CSIR है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, कोरोना वैक्सीन के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें हमें अभी कहां तक सफलता मिली है या कब तक ऐसी वैक्सीन की हम उम्मीद कर सकते हैं? कई तरह के ट्रायल चल रहे हैं पूरी दुनिया में। कुछ ट्रायल एंटीबॉडीज के लेवल पे चल रहे हैं, कुछ वैक्सीन्स के लेवल पे चल रहे हैं और कुछ दवाइयों के लेवल पे चल रहे हैं। किसी भी ट्रायल अभी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। हाँ, अभी एक ट्रायल जो कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में आया था कि एक दवा जो कि इबोला वायरस के लिए बनाई गई थी, रेमडेसिविर नाम की एक दवा थी, उसके कुछ परिणाम मिले थे और उसकी बेसिस पे FDA ने थोड़ा उसका अप्रूवल दिया था, लेकिन अभी भी उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं प्राप्त है जब तक कि परीक्षण बहुत ज्यादा मरीजों पर नहीं हो जाता है। हाँ, एक ट्रायल में ऐसा लगा था कि जिन मरीजों पे सीरियस कंडीशंस के पेशेंट्स पे ट्रायल हुआ, वहां उनकी रिकवरी रेट 15 दिन से कम होकर 11 दिन हो गई, तो 33% का इम्प्रूवमेंट था। लेकिन जब तक हमारे पास पूरा डेटा नहीं आ जाता, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, इस दवा का कितना कारगर उपयोग हो रहा है। इसी तरह से कई और दवाइयों पर परीक्षण चल रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ समय में हमें जल्दी ही इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो पिछले 24 घंटों के दौरान 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। आप क्या समझते हैं कि ये राज्य किस तरह की प्रिकॉशंस ले रहे हैं, यहाँ के नागरिक किस तरह से इसका पालन कर रहे हैं कि वहाँ पे जो इस तरह के मामले हैं नहीं सामने आ रहे हैं? कैसे सफलता मिली उनको? देखिए, कोरोना का प्रसार कई चीजों पर निर्भर करता है। एक तो है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कितना फॉलो कर रहे हैं, लॉकडाउन कितना फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, एक पॉपुलेशन डेंसिटी भी है। जैसे आप देख रहे होंगे कि जो शहर हैं जी, जैसे मुंबई देख लें, पूना देख लें, अहमदाबाद देख लें, इंदौर देख लें, दिल्ली देख लें, चूंकि शहरों की आबादी ज्यादा डेंस होती है, कहने का मतलब है कि एक सीमित क्षेत्र में ज्यादा लोग रहते हैं, तो वहां एक्सपोजर होने का ज्यादा चांस होता है। दूसरा, चूंकि भीड़ भाड़ है, ज्यादा लोग एक ही जगह में रह रहे हैं, तो एक्सपोजर के बाद इन्फेक्शन का प्रसार होने का ज्यादा चांस है। तो ज्योग्राफिकल मैपिंग अगर आप करते हैं पूरी कंट्री की, तो एक जो चीज समझ में आ रही है कि जो अर्बन एरियाज हैं वो ज्यादा इफेक्टेड हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। जी। और डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं और वो अपने अपने सवाल आपसे जानना चाहते हैं, उनका जवाब। और सबसे पहले बालाघाट से R.K. बासर जी हमसे जुड़े हैं। बासर जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। 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 हाँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि कोरोना के कारण 25 मार्च से लॉकडाउन हुआ जी, और लॉकडाउन होने से वायु में प्रदूषण बहुत कम हो गया जी। और वायु में प्रदूषण कम होने से और कौन कौन सी बीमारियों में फर्क पड़ गया, कौन कौन सी बीमारियां जन्म नहीं ले पाई? देखिए, जैसा आपने देखा होगा विंटर के टाइम में, जाड़े के सर्दियों के मौसम में, तो प्रदूषण का लेवल एकदम से बढ़ गया था और सांस के जो मरीज थे या जो मरीज जैसे अस्थमा के मरीज हैं, उनका जीना मुश्किल हो गया था। तो ये आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन का एक जो दूसरा प्रभाव पड़ा है कि पॉल्यूशन कम हो गया क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही हैं। तो इससे जो सांस के मरीज हैं या ऐसे मरीज जो कि अस्थमा वाले मरीज हैं, उनको काफी लाभ हुआ है और हवा के साफ होने से बाकी मरीजों को भी, जैसे जो वृद्ध हैं, जिनको थोड़ी सांस की दिक्कत है, उनको भी काफी लाभ हुआ है।
जी। और डॉक्टर संजय, लॉकडाउन 3 के बाद बहुत सारे कुछ हमें छूट मिली है, जैसे बहुत सारे लोग इस समय कार्यालय जा रहे हैं एक लिमिटेड नंबर के साथ। तो अगर आप ऐसे लोग जिन्होंने अभी जाना शुरू किया है, वो किस तरह से अपने वर्क प्लेस में किस तरह की सावधानी बरतें? सबसे जो सही होगा कि आप ऑफिस अगर जाना है तो थोड़ा पहले निकले, ताकि भीड़ भाड़ ना हो शहर में या सड़कों पे। अगर आप ऑफिस में भी जाते हैं तो वहां मास्क पहन के जाएं और 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। अगर आप किसी मीटिंग में भी जाते हैं तो एक चेयर को छोड़कर बैठने की कोशिश करें। और अगर आपके सामने कोई आता है मिलने के लिए तो ये सुनिश्चित करें कि आपने मास्क का प्रयोग किया है और सामने वाले ने भी मास्क का प्रयोग किया है। और अगर जरूरी नहीं हो तो न मिले, फोन से बात कर लें। ऑफिस में भी संभव है कि आप फोन से बात कर लें। हाँ, अगर कोई जरूरी है या कोई जरूरी कागज साइन करने हैं या कोई दस्तावेज देखने हैं या कोई मीटिंग करनी है तो आप इसको रोक नहीं सकते। बट अगर आप पूरी तरह से इसका पालन करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का तो यह संभव है। डॉक्टर साहब, कई बार ऑफिस में हमारे पास फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसा कि आपने बताया, तो क्या इनको भी हमें सैनिटाइज करने की जरूरत है? देखिए, अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा है तो बेहतर है कि एक डिस्पोजेबल आप ग्लव्स पहन सकते हैं। और डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनने से फायदा क्या है कि अगर कोई संक्रमण किसी को भी है, अगर वो सिम्टोमेटिक भी है और फाइल अगर छूता है या फाइल इधर से उधर करता है और अगर उसने ग्लव्स पहन रखे हैं डिस्पोजेबल और उसने अगर मास्क पहन रखा है तो संक्रमण की संभावना बहुत कम हो जाती है। जी। और डॉक्टर साहब, इस समय दिल्ली से हमारे साथ निशांत पटेल जुड़ चुके हैं। निशांत जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। हेलो निशांत जी। हाँ, नमस्कार सर जी। अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। संजय पांडे जी से मेरा ये सवाल है कि संजय पांडे जी का एक विधान था कि कोरोना वायरस को गर्मी में खत्म कर सकता है, एक गर्मी का अध्ययन करने का विषय, ठीक है, ये इनका ये विधान था। दूसरा सवाल ये है कि क्या छींक के ड्रॉपलेट्स को आप कोरोना चेकिंग के उसमें ले सकते हैं? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि क्या एक ब्लाइंड आदमी प्लाज्मा दे सकता है? आपके तीनों सवाल मैं बारी बारी से उसका उत्तर दूंगा। जहां तक गर्मी का प्रभाव कोरोना पे है, अभी तक कोई ठोस ऐसे परिणाम, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि कोरोना का गर्मी पे कितना इफेक्ट होता है। हाँ, चूंकि कोरोना एक रेस्पिरेटरी वायरस है, हर रेस्पिरेटरी वायरस गर्मी से थोड़ा सा उसमें उसकी जो संक्रमण की रफ्तार है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन कोरोना पे इसका कितना प्रभाव है या आने वाला समय बताएगा। ये भी हो सकता है कि जिस तेजी से कोरोना यूरोप में फैला है उसी तेजी से इंडिया में नहीं फैला है, क्योंकि अभी 2 महीने हो गए, अभी हमारे पास 50,000 केस हैं। अगर आप यूएस में देखें तो वहां करीब 7 से 8 लाख केस हैं। तो ऐसा संभव है कि ये गर्मी की वजह से हो रहा हो या ह्यूमिडिटी की वजह से हो रहा हो, लेकिन अभी भी इसके बारे में कोई कंफर्मेटरी साक्ष्य नहीं है। तो यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि गर्मी का कोरोना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जहां तक दूसरी ड्रॉपलेट्स की आप बात कर रहे हैं, अगर आपका ड्रॉपलेट जैसे आपने छींका और आप कोरोना के मरीज हैं, तो ऐसा देखा गया है कि जो आधे से 1 मीटर का दायरा है उसमें संक्रमण की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। और यही कारण है कि सोशल डिस्टेंसिंग के समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम 1 मीटर की डिस्टेंस बनाए रखें। और डॉक्टर साहब, इनका तीसरा सवाल ये था कि कोई भी अगर ब्लाइंड व्यक्ति है तो क्या वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? देखिए, प्लाज्मा डोनेट करने का ब्लाइंडनेस से कोई लेना देना नहीं है। प्लाज्मा डोनेट करने का है, जैसे ब्लड डोनेशन करते हैं तो ब्लड डोनेशन आपकी उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके प्लाज्मा डोनेशन के वही क्राइटेरियाज होंगे जो कि ब्लड डोनेशन के क्राइटेरियाज होंगे, लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपका चिकित्सक बता पाएगा कि आप प्लाज्मा डोनेट करने के लायक हैं या नहीं है। जी। और इस समय हमारे साथ बिजनौर से राशिद अंसारी जुड़ चुके हैं। राशिद जी, नमस्कार। अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। जी नमस्कार जी, मेरा सवाल यह है कि सब्जी वगैरह को तो हम धोकर खा लेते हैं, लेकिन गुड़ या चीनी जैसे बाजार से लाते हैं तो उनका क्या किया जाए? देखिए, जो गुड़ और चीनी है वो परिष्कृत खाद्य पदार्थ है और मैक्सिमम जगह में यही होता है कि उनकी पैकिंग होती है और पैकिंग भी ऑटो पैकिंग होती है।
तो उससे कोरोना के प्रसार का संभावना नहीं है। हाँ, अगर आप खुली चीनी खा रहे हैं या खुले खाद्य पदार्थ खा रहे हैं तो आप साफ सफाई का ध्यान रखें, उससे कोरोना के प्रसार की संभावना नहीं है। और डॉक्टर साहब, अगर हम रोजमर्रा के उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं की बात करें, जैसे दूध है, सब्जी है, तो इन सारी वस्तुओं को हम कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो इस बात का ख्याल रखें कि जब भीड़ भाड़ का समय हो तो ना जाए। जैसे अगर आपको लगता है कि सुबह के समय ज्यादा भीड़ होती है, शाम के समय ज्यादा भीड़ होती है, संडे को ज्यादा भीड़ होती है, तो उसको अवॉइड करें। आप अभी लॉकडाउन में अभी भी काफी लोग घर पे ही रह रहे हैं, तो बेहतर है कि आप ऐसे समय जाएं जैसे दोपहर का समय हो या 10 से 11 बजे का समय हो या शाम को 3 से 4 बजे का समय हो। इससे दो फायदे होंगे। पहला, एक तो कम्युनिटी को फायदा होगा कि वहां भीड़ भाड़ नहीं होगी। दूसरा, आपको भी फायदा होगा कि आपको अगर भीड़ में जाते हैं तो संक्रमण के ज्यादा चांस है, और अगर आप भीड़ में नहीं जाते हैं संक्रमण के कम चांस है। इन छोटी छोटी चीजों का की अगर आप सावधानी रखें तो संक्रमण का खतरा काफी कम है। जी डॉक्टर संजय, अगर आपने जरूरत का सामान तो ले लिया, लेकिन जब आप घर से बाहर मार्केट निकलते हैं तो मार्केट से जब आप वापस घर आते हैं तो किस तरह की हमें सावधानी अपनानी चाहिए? आप डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज कर सकते हैं। मास्क तो आप यूज कर ही रहे हैं। अगर आप डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज करते हैं, बाहर जाते हैं, तो उसको घर आगे डिस्पोज कर दीजिए और घर आगे ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं है। हम अगर आप मास्क यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा रास्ता तो यही होगा कि डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज करें और सैनिटाइजर का यूज करें या साबुन का यूज करें। जो भी आपके पास है उसको आप यूज करें, और थोड़ी सी सावधानी से आप काफी हद तक संक्रमण से मुक्ति पा सकते हैं। जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में आज श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं जीबी पंत अस्पताल नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। और इस बीच बड़ौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश शर्मा। हेलो महेश जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या खाने पीने में क्या क्या खाएं, क्या क्या सावधानी रखें? हाँ, आपके जो सवाल हैं खाने पीने के बारे में, अभी आपने देखा होगा अखबारों में या कई टीवी चैनल्स पे कई तरह के भ्रामक विज्ञापन चलते हैं कि आप ये खाइए तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में ना पड़े। आप जो भी आप खाद्य पदार्थ लेते हैं, आप शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं या जो भी आप लेते हैं, आप उसमें कोशिश करें कि आपकी जो खाने की गुणवत्ता है वो अच्छी रहे, साफ सफाई रहे। तो आप खाना जो भी खाएं, आप अगर कोई दवा ले रहे हैं ब्लड प्रेशर डायबिटीज की, तो उसकी दवा आप टाइम से लें और देखें कि आपका ब्लड प्रेशर डायबिटीज कंट्रोल है। किसी भ्रामक विज्ञापन के चक्कर में न पड़े। मैंने भी कुछ विज्ञापन पढ़े हैं जिसमें दावा किया गया है कि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और आपको कोरोना वायरस से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह के भ्रामक विज्ञापन से दूर रहें और आपका जो आपके खाने पीने की जो शैली है, आप उसी में उसकी गुणवत्ता बढ़ाएं, उसी से आपको लाभ होगा। जी डॉक्टर संजय, आपने बहुत अच्छी बात कही और हमारे कार्यक्रम में इसी तरह के जो विशेषज्ञ आते हैं वो भी आपको समय समय पर सलाह देते रहते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, और आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो आप एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो कभी भी आप किसी भी ऐसी सूचना को जो आपको इधर उधर से मिल रही है उस पर विश्वास ना करें। डॉक्टर संजय, इस समय आरोग्य सेतु ऐप की बात चल रही है और 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हम अपील कर रहे हैं लोगों से इसे डाउनलोड करने के लिए। तो किस लिए लोगों को इसे डाउनलोड करना चाहिए और क्या क्या जानकारी मिलती है इससे? आपको भी फायदा है, आपके कम्युनिटी को भी फायदा है कि ये पता चलेगा कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो कोरोना संक्रमित है, और अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो आप एक अलर्ट के रूप में इसको देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जैसे अभी दिल्ली में कई जैसे एरियाज थे जो कि हॉटस्पॉट्स थे, तो अगर आपके पास ऐसा ऐप है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एरिया हॉटस्पॉट का एरिया है, तो इस एरिया को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये काफी अच्छा ऐप है और भारत सरकार ने इसे काफी अच्छी तरह से बनाया है। तो आपके मन में कोई भी शंकाएं हैं तो उसको आप दूर कर लीजिए और ऐप को डाउनलोड करिए और इसको यूज करिए। जी डॉक्टर साहब, और कुछ लोगों का हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को भी लेके मन में डाउट रहता है कि ये हम प्रिवेंशन में यूज कर सकते हैं या नहीं, और हम तरह तरह के सोशल मीडिया में इसको लेके बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो आप क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं से इसके बारे में?
देखिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक ऐसी दवा है जो कि कई देशों में कोरोना के मरीजों पे यूज की गई है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स आए हैं क्वेश्चनेबल रिजल्ट्स हैं। किसी भी ट्रायल में ऐसा साबित नहीं हुआ है कि इससे मरीजों को इतना फायदा हो कि ये दवा आप रूटीन वे में प्रिस्क्राइब कर सकें। हाँ, भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो अस्पतालों में काम करते हैं, जैसे नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं या जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है जो कोरोना के मरीजों को देखते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है कि किसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की प्रोफाइलैक्सिस लेनी है, या मरीजों को भी जब अगर मान लीजिए कोई कोरोना का मरीज है तो उसमें भी इसे देनी है या नहीं देनी है। तो एक आम जनता को इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल ना करे, और अगर उसके डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है या कोई हेल्थ केयर वर्कर है या उसके अस्पताल में इस तरह की बात बताई गई है तो जैसा उसे बताया गया है उसका वो पालन करे, लेकिन अपनी मर्जी से बाजार से खरीद के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने से नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो कि काफी सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं। जी, तो बहुत अहम जानकारी दी डॉक्टर संजय आपने कि बिना डॉक्टरी सलाह के आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा नहीं लेनी है। और इस बीच हमारे साथ रामपुर से शिवम जुड़ चुके हैं। शिवम जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं जिला रामपुर ग्राम खंडिया से बोल रहा हूँ सर। शिवम जी बोलिए। जी सर, मेरा डॉक्टर साहब जी से ये सवाल है, जो हम सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं सर, उसका प्रभाव कितने समय तक रहता है? देखिए, सैनिटाइजर का प्रभाव जैसे उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है थोड़ी, तो सैनिटाइजर का प्रभाव कोई ऐसा खास ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे आपने सैनिटाइजर यूज किया और यूज करने के बाद आप किसी और गतिविधि में लग गए तो उसके बाद सैनिटाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने अपनी कोई गतिविधि चेंज की है या कहीं बाहर निकले हैं फिर वापस आ रहे हैं तो फिर आप दोबारा सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। तो यह मान के चले कि अगर आपका किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा है या कोई आप अपनी गतिविधि बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं तो बार बार सैनिटाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर साहब, अगर हम ऐसी जगह हैं, घर में हैं, तो घर में सैनिटाइजर का प्रयोग कितना उचित है? घर में सबसे बेहतर है कि घर में साबुन है उससे आप इस्तेमाल करें और उसी से हाथ साफ करें, क्योंकि घर में जो भी सदस्य हैं अगर वो वहाँ कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है या कोई कोरोना के मरीज नहीं है तो बार बार सैनिटाइजर यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सैनिटाइजर के भी अपने कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। तो आपके घर में जो भी बेस्ट है कि आप साबुन का यूज करें और पानी का यूज करें और उसी से हाथ साफ करें तो ज्यादा बेहतर हो। कई बार लोग खाने पीने की चीजों को भी सैनिटाइज करते हैं, तो क्या उसको ऐसा करना ठीक है डॉक्टर साहब? खाने पीने की चीजों को सैनिटाइज करना इस सैनिटाइजर से तो बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है और वो नुकसानदेह हो सकता है। तो इस तरह की गतिविधि न करें। जी, और इस बीच उत्तराखंड नैनीताल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद हनीफ। हनीफ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है, क्या ये बहते हुए पानी में भी वायरस रह सकता है? सर, हमारा जो इलाका है सर वो जंगल में आता है, हम लोग सर गुजर हैं और हम लोग ज्यादा बड़ी संख्या में गाय और भैंस पालते हैं। तो सर हमारे जानवर बाहर खुले में जंगल में चारे के लिए बाहर जाते हैं, और जो नदी नाले हमारे यहाँ पे आते हैं सर वो बहुत दूर बस्तियों से आते हैं, तो हमारे जानवर उस पानी को पीते हैं। और अब गर्मी भी आ रही है तो बैठते भी है करके उसमें, फिर हमें जाना पड़ता है सर अपने जानवरों को लाने। तो क्या बहते हुए पानी में भी ये वायरस रह सकता है? और देखिए, कोरोना का जो वायरस है एक रेस्पिरेटरी वायरस है और ये पेशेंट के छींकने से हवा में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे होता है। बहते हुए पानी से कोरोना का संक्रमण नहीं होता है, न ही कोरोना का संक्रमण मच्छर काटने से या मक्खी से होता है। कोरोना का संक्रमण सिर्फ और सिर्फ मरीज के छींकने के बाद जो ड्रॉपलेट्स है उससे होता है। तो ये अपने मन में जो आपका भ्रम है उसको निकाल दें कि बहते हुए पानी से कोरोना का संक्रमण होता है। इस तरह के भ्रम में रहना सही नहीं है। जी डॉक्टर साहब, तो आपने ये जानकारी दी और आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अपने घरों में पेट्स पाल रखे हैं तो जानवरों में कोरोना के होने की संभावना क्या है?
कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जानवरों में भी कोरोना के सबूत मिले हैं, जैसे यूएस में एक टाइगर में मिला था और कुछ कंट्रीज में कैट्स में मिले हैं। तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि ये कोरोना एनिमल्स को या पेट्स को इन्फेक्ट करेगा। तो अगर आपके घर में कोई पेट्स है तो आप अगर उसके फीवर होता है या कुछ सर्दी जुकाम जैसी उसको सिम्टम आते हैं तो आप अलर्ट हो सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ही कम है। कुछ केसेस हुए हैं, तो थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है कि पेट्स में भी हो सकता है, एनिमल्स में भी हो सकता है, लेकिन अभी पूरी जानकारी अभी नहीं है कि इस कैसे ट्रांसमिट होता है। क्या पेट से आजू बाजू के लोगों में हो सकता है या आजू बाजू के लोगों से पेट्स में हो सकता है। इसके संक्रमण की पूरी प्रक्रिया अभी पूरी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। और पेट से ह्यूमन ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट से होता है। तो अगर वो मान लीजिए कि छींकता है या कोई सर्दी जुकाम है और ड्रॉपलेट हवा में जाता है तो हो सकता है, बट इसके बारे में भी बहुत क्लियर कट जानकारी नहीं है। हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए साक्ष्यों का, और उसके पहले कोई भी कंक्लूजन निकालना सही नहीं। जी, और इस बीच हमारे साथ मंदसौर से बसंती लाल जुड़ चुके हैं। बसंती लाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं भगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरा 2 प्रश्न है। जैसे अगर हम पशु किसानी के काम करते हैं, तो जैसे गाय बकरी को मतलब संभाल के रखते हैं, देखभाल करते हैं, तो क्या उससे कोरोना वायरस हो सकता है? और 2 व्यक्ति एक ही पैक से शराब पीते हैं तो क्या कोरोना वायरस हो सकता है क्या? देखिए, अभी हमने आपके दोनों सवालों का जवाब दिया। पहला सवाल जो था कि पेट से या गाय बैल या जो भी आपने पशु पाल रखे हैं उससे, तो अभी कुछ ऐसे मामले आए हैं कि बिल्लियों में और टाइगर्स में कोरोना के कुछ केसेज हुए हैं। तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि हाँ, एनिमल्स में भी हो सकता है, और एनिमल्स से ट्रांसमिशन ह्यूमन में कितना होगा, ह्यूमन से एनिमल में कितना होगा, इसका साइंटिफिक एविडेंस अभी पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है। दूसरी, जहां तक पीने खाने की बात है, अगर आप पीने खाने के समय में अगर आप जैसे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी का जैसे एक ही गिलास से पानी पी रहे हैं, तो भी पॉसिबल है कि अगर एक को कोरोना है तो दूसरे को उससे हो सकता है। लेकिन अगर आप अलग अलग सोर्स से पानी पी रहे हैं, आपके पीने का ग्लास अलग है, तो फिर उसमें होने की संभावना न के बराबर है। जी, और अगर डॉक्टर साहब यहाँ पे ये सवाल भी आता है कि जैसे सब लोग अपने अपने घरों में हैं, हम साथ में भोजन करते हैं कई बार, तो ऐसे में हमें भोजन करते समय किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए? अगर हम एक परिवार के अंदर हैं या ऑफिस में भी जा रहे हैं तो वहां भी अगर हम ऐसा कुछ है तो वहां पे कई बार ऐसा देखने में आता है कि लंच में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो हमें किस तरह का इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, आप भोजन करें, मीटिंग करें, जो भी करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें कि 2 लोगों के बीच में 1 मीटर से ज्यादा का गैप होना चाहिए। अगर आप मीटिंग कर रहे हैं, वहां 5 लोग हैं, तो सब मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर हम इन चीजों का ख्याल अगर घर में भी करते हैं तो ये बेहतर है, क्योंकि अभी आपने प्रोग्राम में पहले हमने डिस्कस किया कि अभी कुछ केसेज ऐसे आए हैं कि पेशेंट को सिम्टम नहीं है लेकिन उसको कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसा हो सकता है कि घर के किसी मेंबर में कोरोना के सिम्टम नहीं हो लेकिन कोरोना के वायरस से पॉजिटिव हो। तो बेहतर यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बाहर भी रखें, घर में भी रखें, तो आपके लिए बेहतर है और आपके समाज के लिए बेहतर है। जी, और इस बीच बलरामपुर से रिंकी तिवारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेलो रिंकी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वागत के लिए सर नमस्कार। सिद्धार्थ सर नमस्कार। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। पहले डॉक्टर साहब से नमस्कार करना चाहूंगी। जी नमस्कार। नमस्कार रिंकी सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर जैसे मतलब जो पॉजिटिव केस है वो शहर से ज्यादा आ रहे हैं, गांव से कम आ रहे हैं, इसका सर कारण क्या? मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि गांव में जैसे सब्जी वगैरह बेचने आते हैं लोग, तो सर उसमें क्या हम लोगों को कोरोना हो सकता है? खरीदते हैं साथ में। धन्यवाद। पहला सवाल मैंने उसका आंसर पहले दे रखा है कि गांव में केसेस कम है, शहरों में ज्यादा है, क्योंकि शहर में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब एक कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं। गांव में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है कि गांव में एरिया ज्यादा है, लोग कम है,
तो जहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलेगा। जैसे आपने देखा होगा मुंबई में धारावी की जगह है, धारावी में कोरोना के काफी केसेज आ रहे हैं। इसका रीजन यही है कि वहां पे डेंसिटी बहुत हाई है। एक छोटे से एरिया में एक घर में 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग रहते हैं, तो वहां अगर इन्फेक्शन एक को भी होता है तो वो धीरे धीरे सब में फैलने लगेगा। तो गांव में थोड़ा सा एरिया ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, डेंसिटी कम है, तो कोरोना का संक्रमण कम फैल रहा है। और ये इंडिया नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में जो डाटा है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। जी, और इनका दूसरा सवाल ये था कि सब्जी वगैरह लेते समय हमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, अभी आपने पढ़ा होगा कि अहमदाबाद में और कुछ जगहों पे सब्जी वाले को कोरोना हो गया, और उससे देखिए सब्जी वाले को अगर कोरोना होता है तो थ्योरेटिकली आपको भी हो सकता है। तो मैंने अभी प्रोग्राम में पहले आपको बताया था कि आप ऐसे समय में जाएं जब भीड़ भाड़ कम हो। सब्जी लेते समय आप डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज कर सकते हैं, और जो भी सब्जी दे रहा है उससे एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रख सकते हैं। घर में आके सब्जी को धो के अच्छे से बॉयल करके आप खाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, तो उससे कोरोना का संक्रमण होने की संभावना बहुत कम होगी। और इस बीच एकता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। एकता जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, मुझे ये पूछना है कि मैंने अभी पिछले दिनों एक क्वेश्चन किया था कि जो लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, जो कीपैड इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन वाले तो आरोग्य सेतु डाउनलोड कर लेते हैं, किंतु जो कीपैड वाले हैं वो क्या करें? अभी कल से मैं न्यूज में सुन रही हूँ कि उनके लिए भी SMS द्वारा जानकारी दी जाएगी। सर, इसका कोई नंबर है तो वो हमें बताइए प्लीज। इसका नंबर आप भारत सरकार के वेबसाइट से प्राप्त कर सकती हैं, अखबारों से प्राप्त कर सकती हैं, और समय समय पर आप कार्यक्रम सुनते रहिए, आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। जी, और डॉक्टर साहब ये थी हमारे साथ, और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो सब्जियों को लेके स्पेशली उन्हें कैसे सैनिटाइज, आपने बोला कि ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जब भी ऐसा देखा जाता है कि हम सब्जी लाते हैं तो लाने के बाद उसे घर में किस तरह से हम सैनिटाइज कर सकते हैं? देखिए, मैंने अभी वही कहा कि जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं तो आप ग्लव्स का यूज करिए, और आपने सब्जी ले ली, सब्जी लेके घर आ गए, अब घर आके आप उसको अच्छे से धो लें, और अच्छे से धोने के बाद आप सब्जी बॉयल करके खाएंगे। तो अगर आप बॉयल करके सब्जी खाते हैं तो सब्जी बॉयल करने के समय वायरस लाइव नहीं रहेगा, क्योंकि वायरस की भी एक अपनी थर्मोलाइबिलिटी होती है। जी, तो लाने की पूरी प्रक्रिया के दौरान अगर आपने पूरी सावधानी बरती है और आपने डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज किया है तो संक्रमण की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। जी, डॉक्टर संजय, चलते चलते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को क्या टिप्स देंगे आप? जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स मैं यही देना चाहूंगा कि भारत में आपने देखे होंगे कि मैक्सिमम अगर 50,000 भी केस हैं तो उसमें 16 से 1700 लोगों की डेथ हुई है, और जो मैक्सिमम जो डेथ के पेशेंट्स हैं उनको पहले से कोई प्रॉब्लम रही है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, और मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं करीब 28% डिस्चार्ज हो चुके हैं, और बाकी पेशेंट्स भी बहुत ही माइल्ड सिम्टम या एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो अगर कोरोना का कोई मरीज है या कोरोना किसी को हो जाता है तो पैनिक फैलाने की कोशिश न करें। जी, पैनिक से ज्यादा नुकसान होगा, कोरोना से कम नुकसान होगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही, सावधान रहें, जागरूक रहें, लेकिन पैनिक ना हो। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम की प्रस्तुति। डॉक्टर संजय, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और श्रोताओं के तमाम अपने प्रश्नों की जानकारी दी, उनका उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज के अंक में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।